कोई भी थप्पड़ अगर मारे तो कोई सही है क्या? तार्किक है क्या? कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तार्किक है क्या? गलत शब्दों का इस्तेमाल कोई भी करे और किसी बात को कोई किसी दूसरी चीज से जोड़े तो राजेंद्र गुड्डा ने दिव्या मध्यान्ह के बारे में अनशन तो उनका खुद का चरित्र बताता है जो किसी प्रकार के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। ये आरोप प्रत्यारोप लगाना एक बिल्कुल अलग बात है। अभी जैसे जोधपुर में जो अनीता हत्याकांड की बातें हुई थी, उसने बताया कि ये दूसरा भौरी कांड मान बेनीवाल बोलना तो जो हर किसी की अपनी समझ रहती है, अपना दृष्टिकोण रहता है। अगर उनको ये लग रहा है तो वो तार्किक तौर के ऊपर सरकार के सामने ये बात रखते हैं। हनुमान बेनीवाल जी राजनीतिक कार्यकर्ता है। समाज में कौन है कौन नहीं है इसका निर्णय तो आज हमारी व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है कि जहाँ जिस परिवार में हम लोग पैदा होते हैं उसकी जो जाति है उसका धर्म है वही उसका रहता है। मेरे साथ हैं राजस्थान के पूर्व कैबिनेट राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी, पूर्व विधायक रह चुके हैं, जैसलमेर बाड़मेर के पूर्व सांसद रह चुके हैं। इनसे आज पूरी बात करेंगे। राजस्थानी परिदृश्य है, आज इनका आगमन हुआ है जैसलमेर में, बहुत लंबे टाइम बाद जैसलमेर आए हैं, तो हम पूरी इनसे बात करेंगे। राजस्थान अभी बहुत हॉट हो चुका है। सरकार का एक साल कैसे निकला है, एक साल हुआ है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, राजनीति भी बहुत निम्न स्तर की पे चल रही है। राजस्थान में जो अब अभी उपचुनाव हुए हैं, 7 उपचुनाव, निम्न स्तर के आरोप प्रत्यारोप लगे। हम इनसे पूछेंगे कि राजस्थान की राजनीति जो है किस तरफ जा रही है, कहाँ कैसे हो रहा है सब चीजें। थप्पड़ कांड के बारे में भी बात करेंगे। अली जी, स्वागत है आपका, जैसलमेर आगमन हुआ है। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों। राजस्थान की राजनीति के बारे में बात करना चाहेंगे। आपको लगता है कि राजस्थान की राजनीति का स्तर जो है लगातार घटता जा रहा है? अभी ये थप्पड़ कांड जो भी सबसे बड़ा हॉट इश्यू है कि नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया, किस तरह की राजनीति जो है लगातार जो उसका चीपेस्ट स्तर आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप, अभी जो चुनाव हुए थे हल्के स्तर की बातों का उपयोग किया है। देखो, हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि हम तीव्रता और तर्क में से क्या चाहते हैं। जो आज महिमा मंडल हो रहा है वो तीव्रता का हो रहा है। तो राजस्थान के जब समाज के अंदर महिमा मंडल तीव्रता का हो रहा है, तार्किक चीज समाज के अंदर हम लोग अगर उसको नजरअंदाज करेंगे तो उसका धीरे 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 जाकर यही प्रारूप बनने वाला है। तो समाज के तौर पर हम सब लोगों को ये तय करना चाहिए। थप्पड़ कांड जो है, नहीं, कोई भी थप्पड़ अगर मारे तो कोई सही है क्या? तार्किक है क्या? कोई भी गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तार्किक है क्या? गलत शब्दों का इस्तेमाल कोई भी करे और किसी बात को कोई किसी दूसरी चीज से जोड़े तो गलत। राजेंद्र गुड्डा ने दिव्या मध्यान्ह के बारे में अनशन तो उनका खुद का चरित्र बताता है जो किसी प्रकार के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है। मैंने कोई विधानसभा के अंदर तार्किक बात करी, उस तार्किक बात को तीव्रता से किसी वर्ग और जाति से जोड़ा तो वो तार्किक थोड़ी है, वो तीव्रता ही रही। कि आज व्यवस्था के अंदर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी रहनी चाहिए, वो तर्क था मेरा। मैंने कविता भी बोली ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो उस तर्क को समझने की आवश्यकता है, उस व्यवस्था के अंदर की क्या व्यवस्था, उसकी भावना क्या थी। और हमारा दुर्भाग्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी उस तर्क को समझ नहीं सके। उनकी जो समझ थी वो तीव्रता के संदर्भ में ही रही और उनको वो सिर्फ एक जाति से जोड़ के करा। तो ये पूरे समाज का हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम इन तर्कों को समझे और जो हमारी बात है, ये जरूरी नहीं है कि सहमत है। मैं आरएसएस की विचारधारा से पूर्ण तरह से असहमत, पर मेरा कर्तव्य बनता है कि उनकी बात तर्क को मैं सुनूं, उसको स्वीकार करूं, नहीं स्वीकार करूं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो जिस तरह से लग रहे हैं, नहीं, कोई भी अगर गलत भाषा का इस्तेमाल कोई भी करता तो गलत, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं। हमारी खुद की लोकतंत्र के संदर्भ में भी समझ बिल्कुल अलग बनती जा रही है। सिर्फ लोकतंत्र चुनाव ही नहीं, लोकतंत्र के अंदर सबकी जिम्मेवारी बनती है और सबकी जिम्मेवारी के अंदर उनका आचरण भी इस लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? कई प्रकार ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कई बातें हो रही नहीं, जो तीव्रता के इस दौर के अंदर सब अपने अपने तौर के ऊपर बात कर रहे हैं, तीव्रता से बात कर रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी ने भी अपने राजनीतिक तौर पर वो दिशा तय करी हुई है तीव्रता की।
तो हनुमान बेनीवाल जी भी उसमें उपात हो। बात नहीं है, बात के इस प्रकार के ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो मतलब कहीं जिसका वो नहीं। आरोप प्रत्यारोप लगाना एक बिल्कुल अलग बात होती अभी जैसे जोधपुर में जो अनीता हत्याकांड की बातें हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि ये दूसरा भौरी कांड हनुमान बेनीवाल। है। देखो, बोलना तो जो हर किसी की अपनी समझ रहती है, अपना दृष्टिकोण रहता है। अगर उनको ये लग रहा है तो वो तार्किक तौर के ऊपर सरकार के सामने ये बात रखी। हनुमान बेनीवाल जी राजनीतिक कार्यकर्ता है। समाज में कौन है कौन नहीं है इसका निर्णय तो आज हमारी व्यवस्था इस तरह की बनी हुई है कि जहाँ जिस परिवार में हम लोग पैदा होते हैं, उसकी जो जाति है, उसका धर्म है, वही उसका रहता है। अब वो हो सकता है उस व्यक्ति के संदर्भ में उनकी भावना अलग होगी, उनकी अनुभव अलग होगा, तो वो व्यक्तिगत तौर के ऊपर उनकी भावना है, वो करे। समाज के अंदर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई एक व्यक्ति किसी को समाज का माने या नहीं माने, उससे कोई फर्क पड़ता अनीता हत्याकांड के बारे में क्या माना जाए, आपके नजरिए से क्या लगे? नहीं। अनीता हत्याकांड के संदर्भ में मैंने पुलिस प्रशासन से भी बहुत बात करी है। निष्पक्ष तौर के ऊपर उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो कोई भी इसमें अपराध में संलिग्ध है उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मेरे उच्च अधिकारी, पुलिस के उच्च अधिकारियों से लगातार बात हो रही है। आपने आज एक भाषण में एक छोटी सी टिप्पणी की थी राजस्थान की कैबिनेट के बारे में। आपने बोला था कि भी सरकार भले चलिए एक आदमी चला रहा है, जो कैबिनेट हमारे समय जो कैबिनेट की बैठक होती थी, अभी कैबिनेट के बारे में मतलब किस प्रकार के हालात है, मतलब आपने छोटा सा एक इंडिकेशन किया। नहीं, मैंने राजस्थान के बारे में नहीं कहा। मैं देश के अंदर जो राज्य राज्य सरकारें चल रही हैं, हमारे जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूरी जिम्मेवारी कैबिनेट की होती है। फिर क्या वो लागू हो रहा है? पूरे देश में कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। किसी पार्टी की सरकार हो, ये लागू नहीं हो रहा है। जब मैं लोकतंत्र के संदर्भ में बात कर रहा था, मैंने उससे के संदर्भ में बात की कि कहीं भी नहीं। अगर कोई चेयरमैन है नगर पालिका के, तो वो बोर्ड पूरे फैसला लेता है। चेयरमैन के पास कुछ अधिकार है, और बोर्ड के पास सबसे बड़ा अगर कोई नगर पालिका के अंदर है तो वो बोर्ड के पास अधिकार है। राजस्थान के संदर्भ में नहीं थी, पूरे राजस्थान में के अलावा भी दूसरे राज्य है क्या कैबिनेट। राजस्थान में बिजनेस रूल्स में जब बदलाव हुआ तो हम लोगों को उस वक्त चर्चा करनी चाहिए थी, या आज भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिजनेस रूल में बदलाव से जो मूल जो अधिकार कैबिनेट का था, उस कैबिनेट को डाइल्यूट कर कर आज उसका हश्र हम लोग देख रहे एक साल होने को आ रहा है राजस्थान सरकार को, किस नजरिए से देखते हैं? एक साल कैसा आपके आपके हिसाब से राजस्थान में एक साल भाजपा का कैसा रहा? हालांकि सब जगह जो है त्राहिमाम त्राहिमाम है, किसान जो है बिजली को लेके आंदोलन कर रहे हैं, पानी की लेके बहुत बुरा हाल है, इंदिरा गांधी नहर भले भरी हुई पड़ी है, सिस्टम पूरा कोलैप्स है, बाड़मेर जैसलमेर के कंड अभी भी सूखी है। जल जीवन मिशन के बारे में कहते हैं कि पूर्वी कांग्रेस सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने कई भ्रष्टाचार किए। कल प्रतापपुरी महाराज भी यही कह रहे थे कि वो अब जेल के शिक्षक भी जाने को तैयार है क्योंकि उन्होंने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है। तो क्या लगता है जो ये कंपेरिजन किया जा रहा है कि कांग्रेस शासन ये था, भाजपा का एक साल ऐसा नहीं? हैं। राजस्थान की एक वर्ष सरकार अपनी में जो मौजूदगी भी एहसास नहीं करा रही। मैं कुछ उदाहरण, जब आज अपन बाड़मेर जैसलमेर में बैठे हैं तो आज बिजली की क्या स्थिति है? आज हम देश को कितना ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर सबसे ज्यादा योगदान किसी का है तो बाड़मेर जैसलमेर का। और आज किसानों को बिजली मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। इंदिरा गांधी नहर के अंदर पर्याप्त जल होने के बावजूद भी आज पेयजल के अंदर क्या स्थिति। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक दफे भी रिव्यू लिया? मैंने स्वयं जाकर मोहनगढ़ के अंदर जो 10 पंप थे, उन 10 पंपों को बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण बंद पड़े हुए पंप और जो स्थिति थी उससे अवगत कराया। लोकतंत्र के अंदर सबसे पहला दायित्व सरकार का क्या बनता है कि किसी भी माध्यम से जो सच्चाई उनके सामने आई उसको मेरिट पर उसका आकलन कर कर वो फैसला करे। आज लगभग साल भर हो गया, आज भी वही स्थिति है। पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद आज मोहनगढ़ के अंदर
आज सर्दी के वक्त भी पेयजल के पानी का संकट बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर जिले में, बैतूल में, जो मोहनगढ़ बाड़मेर लिफ्ट कैनाल के अंदर है, एक दफे भी सरकार के अंदर इस बात के बारे में कोई मीटिंग होकर और उसका फैसला नहीं हुआ। ये सरकार की मौजूदगी एहसास कर दी। इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से 5 सालों के अंदर किसानों को जो पानी में उपलब्ध हुआ, कितनी भारी। इस दफे 1 साल के अंदर क्या स्थिति वो पेयजल के संदर्भ में, बिजली के संदर्भ में, आईजीएनपी के पानी के संदर्भ में, ओरन के संदर्भ में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उस संदर्भ के अंदर आज जो पेंशन मिल रही है, क्या पेंशन वो मिल रही है? आज इंतजार कर रहे हैं वो लोग कि हमारी पेंशन, जो हमारा अधिकार है, वो पेंशन वो नहीं मिल रही। सिर्फ बातें, विवाद, सिर्फ भावनाओं के संदर्भ में बात करना। आज राजस्थान को चलाने की जिम्मेवारी राजस्थान सरकार को दी है, राजस्थान के नागरिकों ने ली। मुख्यमंत्री या सरकार हम सबकी है। लोकतंत्र के अंदर अगर आमने सामने चुनाव लड़ा होता है तो भी वो उसी का ही प्रतिनिधित्व करते थे। आज राजस्थान के अंदर सरकार, ये कैबिनेट है, और कैबिनेट क्या अपनी जिम्मेवारी निभा पा रही है? नहीं निभा पा रही। ये जो बाड़मेर के संदर्भ में, जैसलमेर के संदर्भ में कर रहे हैं, ये स्थिति कमोवेश पूरी उसमें। राइजिंग राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो राइजिंग राजस्थान के संदर्भ में उनका रोड मैप क्या है कि राजस्थान के आर्थिक तौर पर हम लोग मजबूत हुए, उस राजस्थान के अंदर हमारे रोजगार का सर्जन हुई, उस आर्थिक मजबूती क्या चंद उद्योगपतियों की रोजगार किसको मिले, ये तय हम लोगों को करना है। तो मैं अभी भी 4 वर्ष है लोकतंत्र के अंदर इनकी जिम्मेवारी है, और एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते जो भी राजस्थान के लिए भला है हो सकता है, हम हमारी जो समझ है, राय है, सकारात्मक, उसमें योगदान करेंगे। जो 1 साल का अनुभव रहा है तो दुर्भाग्य से राजस्थान में सरकार की मौजूदगी नहीं दर्शा रहा है। भरतपुर में भी मुख्यमंत्री गए थे, जन सुनवाई के दौरान भी ऐसी कई मतलब उनके सामने ऐसे उदाहरण आए जिसमें लग रहा है कि जो काम होने चाहिए पब्लिक के वो हो नहीं रहे। हर जगह आप किसी भी जगह जगह जाओ, जबकि आपके हर महीने जिला कलेक्टर में जन सुनवाई होती है, उसके बावजूद भी चाहे मंत्री चाहे मुख्यमंत्री जाते हैं उनके सामने शिकायतों का अंबार लगता है। तो क्या लगता है धरातल में जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे? सरकार नीति, नियत और इकबाल से चलती है। नीति, नियत और इकबाल जो 1 वर्ष के अंदर आए, चुनाव के माध्यम से तो जरूर चुनी गई है, पर लोकतांत्रिक जो जिम्मेवारी है, संवैधानिक जिम्मेवारी है, उस पर 1 वर्ष से सरकार अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही है। भरतपुर के जन सुनवाई ले लो या किसी और प्रदेश के अंदर इनके कार्यक्रम ले लें, तो आज सरकार कहीं भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पा रही है। और ये हम लोग विपक्ष के नाते विरोध में हैं, इसलिए हम लोग इसमें खुश नहीं हो रहे। हमको तकलीफ है, दर्द है, क्योंकि राजस्थान हमारा भी, राजस्थान के हम भी उसी तरह से हैं, राजस्थान से हम भी मोहब्बत करते हैं। अगर राजस्थान के अंदर कुछ भी कमी रह रही है तो व्यक्तिगत तौर पर हमारे को भी हानि है, राजस्थान के हर नागरिक को हानि। तो अभी भी मैं ये बात आपके माध्यम से कैबिनेट को कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि कैबिनेट के अंदर सभी कैबिनेट के सदस्यों में से एक मुख्यमंत्री होता है। कैबिनेट की जिम्मेवारी है, कैबिनेट के सभी सदस्यों को मेरा यही कहना है कि आप अपनी जिम्मेवारी निभाओ, राजस्थान को आगे बढ़ो। आपको लगता नहीं कि बीजेपी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? वसुंधरा जी की नजर नहीं आई तो चुनाव में कहीं भी, तो लगता नहीं पूरे ऐसे ही अंदर अंदर की कुछ चाय की प्याले में तूफान वाली स्थिति बन रही? ये तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक व्यवस्था है कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया जी को आगे लेकर आई या किसी और को आगे लेकर आई, इसमें ये अधिकार तो उनकी पार्टी को, जनता को तय करना है। जनता तय कर चुकी है कि राजस्थान के अंदर उनको सरकार का जिम्मेवारी दी। वो सरकार के अंदर एमएलए की अधिकार है, एमएलए ने अपना पूरा अधिकार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दिया, और शीर्ष नेतृत्व ने जो पैमाने तय कर रखे, शीर्ष नेतृत्व ने काबिलियत और अनुभव के पैमाने नहीं रखे हैं, उनका पैमाने बिल्कुल भी अलग थे। तो वो पैमाना उनको तय कर रहे हैं, किस पैमाने पर भजन लाल जी को बनाया है, वो तो पैमाने
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने जो तय किए हैं वो, पर उससे राजस्थान को कीमत नहीं चुकानी पड़े। मैं तो उनको भी कहना चाहता हूँ ये जिम्मेवारी आपकी भी। असल में जल जीवन मिशन के संबंध में कांग्रेस पर आरोप लगे आते हैं कि केंद्र सरकार ने इतना पैसा देने के बावजूद भी जो है राजस्थान में काम नहीं हुआ। अभी भी आपकी बाड़मेर जैसलमेर सब जगह सबसे लास्ट पादान पे। ये जैसलमेर बाड़मेर ही नहीं, देखो जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के अंदर पूरा इसको हम लोग समझना चाहिए तो इसको समझे। सबसे पहले तो स्वीकृति में होती, स्वीकृति के बाद, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं मैं आपको, मेरा निवेदन एक बार मैं आपको कह दूं, फिर आप सवाल भी कर लेना, कि सर्वे होता है, सर्वे की स्टेज के ऊपर कमियां रहेगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिल्कुल साफ तौर पर प्रावधान है कि 10% स्थानीय स्रोत भी रखें। जल जीवन मिशन के अंदर सर्वे में कमियां रही है राजस्थान के अंदर, ये हमको स्वीकार करना चाहिए। आज भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो उस सर्वे में जो भी त्रुटि रही है, त्रुटि के संदर्भ में हमको फैसला लेना चाहिए, वरना ये हजारों करोड़ रुपए जो जनता के वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर दूसरी बात की गुणवत्ता क्या है, गुणवत्ता को भी हम लोगों को किसी भी तौर के ऊपर, क्योंकि इसके बाद में केंद्र की किसी भी मद से हमें पेयजल के संदर्भ में पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये योजना हम लोग सफल नहीं करेंगे तो भविष्य के अंदर हम लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ के गुणवत्ता, गुणवत्ता हम लोग देखें। स्थानीय स्रोत जो कह चुके हैं कि 10% वो स्थानीय स्रोत जी का हम लोग डेवलप करें, तो तीनों के संदर्भ कहीं भी उस गुणवत्ता के अंदर कमी हुई है, कहीं भी किसी ने भी करी है, तो उसको बख्शना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा खुद के लिए, धार के लिए पीने के पानी से बढ़कर कोई भी नहीं। आज लास्ट पादान पे है बाड़मेर। बिल्कुल। आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आरोप लगा आपके जो मंत्री थे राजस्थान में। देखो, ये आरोप लगाने इनकी जिम्मेवारी नहीं है। जो भी कमी पेशी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो कार्य है उस कार्य को वो आगे प्रगति पर लेकर आए। ये दोनों जिम्मेवारी उनकी। 1 साल हो चुका है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से इनकी जिम्मेवारी निर्वाह नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात, राजस्थान की रिफाइनरी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अमेरिका से लगभग पूर्णतः की और अग्रसर हो रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल का उत्पादन लगातार कम हो रहा है। आपको लगता नहीं कि रिफाइनरी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया लेकिन क्रूड ऑयल के नए रिजर्व मिलने चाहिए, मिले नहीं, या जो भी बात? रिफाइनरी की एक अलग हकीकत है, किसी दिन बैठकर अपन तसल्ली से रिफाइनरी की हकीकत के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे। रिफाइनरी का फैसला किस प्रकार से हुआ, आज रिफाइनरी अंतिम पड़ाव पर नहीं है, रिफाइनरी में और भी समय लगेगा। प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन स्टार्ट होने के अंदर वो समय सीमा तो काफी समय पहले खत्म हो चुकी। पहले भी मैं ये बात करता था, जब मैं बात करता था उस वक्त भी लोगों को ठीक नहीं लगता था, क्योंकि हकीकत थी, और अभी भी उसमें समय लगेगा। वो रिफाइनरी को हम लोग जो क्रूड ऑयल बाड़मेर जैसलमेर से सप्लाई कर सकते हैं, उस क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन के अंदर भी, उसके दोहन के अंदर भी कमी आ रही। हमारे देश के नाते जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज और जो ऊर्जा के स्रोत है वो हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। तो क्या वो उस कार्य पर प्रगति हो रही है? नहीं, उस कार्य पर प्रगति नहीं हो रही। वो सबकी जिम्मेवारी बनती, वो जिम्मेवारी वेदांता की भी बनती, वो जिम्मेवारी ओएनजीसी की भी बनती है, वो जिम्मेवारी राज्य और केंद्र सरकार की भी बनती है। राइजिंग राजस्थान के अंदर जो राजस्थान में अभी जो चल रहा है, और सिर्फ यही ब्लॉक नहीं, इन ब्लॉक के अलावा में जिन जिन ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने अलॉट किए हुए ब्लॉक, उन बाकी कंपनी, चाहे जैसलमेर में जो ब्लॉक हम लोग दे चुके हैं उनके अंदर भी हम लोगों को प्रोडक्शन करना चाहिए, और जो गैस मिल चुकी है उसका दोहन कर कर भी हम लोग, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण फॉरेन एक्सचेंज है, बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज है, उसको हम लोग कैसे बचा सकें। तो गैस को भी हम लोग किस तरह से उसका इस्तेमाल करें, स्थानीय उद्योग हम लोग कैसे लगाएं उस गैस को इस्तेमाल करके। आज वो गैस वेदांता खुद कैप्टिव कंजप्शन, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की भी चर्चा चलने लगी। अब डिम्ड क्या है, तो ये अलग अलग संस्कृति में हो रही है। तो कैप्टिव कंजप्शन का मतलब है कि जो खुद इस्तेमाल कर रही है। तो गैस क्या सिर्फ वेदांता ही इस्तेमाल करे, कि जो बाकी उद्योग भी बाड़मेर के अंदर है
राजस्थान में है, वो तो ये सरकार को नीतिगत फैसला लेना पड़ेगा कि वो गैस का जो उत्पादन हो रहा है कि सिर्फ कैप्टिव कंजप्शन के लिए है या ये दूसरे उद्योग भी देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। अब बात करना चाहूँगा कांग्रेस की राजनीति को लेकर। आज कांग्रेस की राजनीति भी बीजेपी की तरह उसमें भी अंदर कई उथल पुथल है, और अभी भी जैसे चुनाव में कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता प्रभारी थे, वो भी कहीं नजर नहीं आए, जबकि उनका नाम था उसमें चुनाव प्रचार में। क्या माना जाए, अंदर अभी भी वही अशोक गहलोत, वही सचिन पायलट आपस में वही गुट, और वही आपस में अंदर अंदर कुछ घमासान चल रहा है? नहीं, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को जो पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी है उसमें वो कार्य कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को महाराष्ट्र में जिम्मेवारी दे रखी है। वो जिम्मेवारी के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी उन्होंने प्रचार की जिम्मेवारी निभाई। ये राजस्थान का प्रदेश इकाई को तय करना होता है। गोविंद डोटासरा जी ने तय किया कि कौन सा व्यक्ति को कहाँ प्रचार करना। एआईसीसी से कोई दायित्व मिला हुआ है तो वो एआईसीसी के तय दायित्व के अतिरिक्त क्या वो कर सकते हैं समय की उपलब्धता के अंदर, तो वो उनका काम है। तो किसी तरह से राजस्थान की कांग्रेस बटी हुई नहीं है। राजस्थान का हर कांग्रेस का नेता योगदान कर रहा है। सचिन पायलट का क्या भविष्य दिखता है राजस्थान? ये कांग्रेस का उज्जवल भविष्य है। और सचिन पायलट का क्या? कांग्रेस का उज्जवल भविष्य है। कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता के उज्जवल भविष्य है जो कांग्रेस की नीति में विश्वास रखता है। सचिन पायलट भी कांग्रेस की नीति को विश्वास रखते हैं, तो उनका भी भविष्य उज्जवल है। क्या दिखता है जब कभी सरकार बनती है? कभी मेरा ये सवाल, यदि सरकार फिर कभी ऐसा मौका आता है तो सचिन पायलट को किस नजरिए से आप देखती है आपकी कांग्रेस की पार्टी? देखो, ये एक या फिर अशोक गहलोत? ये एक प्रक्रिया है। राजस्थान के मतदाताओं के पास अधिकार है, वो अधिकार तो मैं छीन नहीं सकता। जो आप लोगों ने इस व्यवस्थाओं को समझने के और उसको व्याख्या करने के अंदर आप जो कार्य कर रहे हो उसमें मुझे शामिल नहीं करो। ये अधिकार राजस्थान के मतदाताओं का है कि किसकी सरकार बनाए। वो किसके माध्यम से बनाते हैं? वो विधायक के माध्यम से बनाते हैं। विधायक जो वो जिताएंगे और जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो सरकार बनाएगी। तो पहले तो राजस्थान के मतदाता आज से 4 साल बाद में ये फैसला करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान के मतदाता कांग्रेस के विधायक जिताकर और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। फिर जो चुनाव में चयनित विधायक, उनका अधिकार है कि वो अपना नेता किसको चुने। हमने पिछले दफे, मैं विधायक के तौर के ऊपर मेरा अधिकार मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को सौंपा। तो एक बार हमने उनको हमारा अधिकार सौंप दिया है तो उस संदर्भ में हमारी राय का अधिकार नहीं है। इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए। तो वो जो विधायक बनेंगे तो विधायकों को ये तय करना है कि वो अपना नेता, अगर मैं विधायक रहूंगा तो मेरे पास 2 रास्ते। एक रास्ता ये कि जो पिछले दफे हम लोगों ने अधिकृत किया था सोनिया गांधी जी को हमारा नेता चुनने के लिए, हरीश चौधरी ईमानदारी से उसी बात पर रहा। 5 साल के अंदर हरीश चौधरी ने विधायक के तौर पर अपनी कोई भी राय नहीं बदली। सिद्धांतिक तौर के ऊपर हरीश चौधरी जिस दिन, अगर मुझे बाईतू की जनता ने विधायक बनाया तो मैं उस दिन जो तय करूंगा पूरे 5 वर्ष के अंदर मैं ईमानदारी से उस पर ही लागूंगा। उस वक्त वो फैसला होगा कि कौन बनेगा। ये मेरे पास अधिकार नहीं है, ये अधिकार राजस्थान के मतदाताओं पर है, तो उस पर अतिक्रमण नहीं करो। हाँ, हम लोकतंत्र के समझ के अंदर लोकतंत्र को व्यवहार में उतारने के लिए हम लोग बहुत कमियां रख रहे हैं, तो मेरे से ये आप अपेक्षा नहीं कर। एक अंतिम बात, लोगों में बड़ी चर्चाएं थी कि अशोक गहलोत से अभी कुछ ऐसे मतभेद थे, कई ऐसी चर्चाएं थी। जब आप कैबिनेट मंत्री थे आपको हटाया गया, फिर संगठन में प्रभारी दिया गया। संगठन पर मेरे को दायित्व देने का अधिकार भी उनके पास नहीं था। संगठन में दायित्व देने का अधिकार संगठन में अध्यक्ष को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को है। और कैबिनेट के अंदर जिस दिन मुझे संगठन के अंदर दायित्व पर जापा मिला उसी दिन मैंने व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। मैं नागौर था कि मैं ये दोनों दायित्व एक साथ नहीं निभा पाऊंगा, तो मेरे को पार्टी और मेरे खुद की रुचि भी संगठन में काम करने की है। तो वो मैंने उसी दिन कहा, मुझे किसी ने नहीं हटाया। मैंने खुद आगे बढ़कर और मुख्यमंत्री जी को कहा, आगे बढ़कर मैंने पार्टी के अंदर वो बात रखी। और मेरे सौभाग्य है नए पार्टी में कई दफे मैंने बात रखी। मैं मंत्री बनने के लिए भी मैंने पार्टी के अंदर बात रखी थी कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना है। मैं दोहरा रहा हूँ,
मंत्रिमंडल का गठन हुआ उस दिन मैंने ये बात रखी थी कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना। उसके बावजूद मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला पार्टी ने लिया और मैं मंत्री बना। उस दिन मैं सौभाग्यशाली नहीं था, पार्टी ने जो निर्णय लिया उसको मैंने लागू किया। और अगली दफे जब मैंने पार्टी से ये निवेदन किया तो मेरी भावनाओं के अनुरूप पार्टी ने वो मुझे निर्णय देकर, तो एक दफे तो सौभाग्यशाली नहीं था, अगले दफे पार्टी ने मेरे भावना के अनुरूप फैसला लिया और मेरे को मंत्रिमंडल से बाहर त्यागपत्र स्वीकार किया। ये सच्चाई है, बाकी तो ये भ्रांति है। नहीं, मेरे कोई मतभेद नहीं, मेरे किसी भी क्या, अशोक गहलोत जी भी कांग्रेस परिवार के सदस्य। आज हम सब लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कांग्रेस की नीति रीति, हम जो राहुल गांधी जी का संघर्ष है उसके अंदर हमारे व्यक्तिगत हम लोग कौन है, हमारी पीढ़ी भी कौन है। अगर हम लोग सिद्धांत की बात करें, देश की बात करें, तो व्यक्तिगत तौर पर कोई आज है कल नहीं रहेगा, हमारी आज की पीढ़ी है कल नहीं रहेगी। हम लोग कौन है, हम लोग अपनी अगली पीढ़ी को क्या सौंप कर जाते हैं, ये जिम्मेवारी हमारी। तो मेरा अशोक गहलोत जी से किसी प्रकार का मतभेद नहीं, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनको पार्टी ने जब जब जिम्मेवारी दी है, तो जब पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री तय किया तो कैबिनेट के एक सहयोगी के नाते मेरे उनके साथ कार्य करने का मुझे अवसर मिला। तो अगर मतभेद होता है मेरे से तो मैं उनके साथ कैबिनेट के अंदर नहीं रहता, वो मतभेद में अपने आप ही करता हूँ। हरीश चौधरी नेहरूवादी आदमी, अगर कोई भी चीज़ होगी तो हरीश चौधरी तर्क के आधार के ऊपर वो बात रखेगा, तीव्रता से नहीं, तार्किक तौर। अभी अंतिम बात करें, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। राजस्थान में जो संगठन हो चाहे किसी प्रकार का हो, युवाओं को कांग्रेस में नेतृत्व की जिम्मेदारी आगे लाना चाहिए। हर तरह से हरीश चौधरी अपना भविष्य क्या देखते? नहीं, राजस्थान में युवाओं को ही अवसर मिल रहा है। सचिन पायलट जी को प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर अवसर मिला, गोविंद डोटासरा जी को युवा के तौर पर प्रदेशाध्यक्ष को, टीकाराम जूली जी को है। कांग्रेस ने युवाओं को अवसर दिया है। हरीश चौधरी अपना भविष्य क्या? नहीं, हरीश चौधरी जो देश का भविष्य है और कांग्रेस का भविष्य है, वही हरीश चौधरी का भविष्य है। हरीश चौधरी सौभाग्यशाली है कि मेरी जो विचारधारा है वो नेहरूवादी है, कांग्रेसी है, समग्रता और सामंजस्य की विचारधारा है। और ये अगर देश के अंदर मजबूत रहेगी तो हरीश चौधरी मजबूत रहेगा। अगर इसमें कमी जो आज हम महसूस कर रहे हैं, इसमें अगर कमी रहेगी तो हरीश चौधरी का एक देश के नागरिक के तौर पर जो योगदान होना चाहिए देश में, उसमें कमी रहेगी। हरियाणा में काम करते हैं? हरियाणा के संदर्भ में मेरे को कुछ दायित्व मिला हुआ है, मैं वो पूरी हरियाणा के संदर्भ में जो मेरी समझ बन पाएगी, कि जब आपकी जिम्मेवारी बन किसी में करते हैं तो आप निष्पक्ष तौर के ऊपर आपकी व्यक्तिगत समझ को आप पूरी तरह से इरेज कर और वो कार्य करना चाहिए। तो उसके जो मेरी समझ बन पाएगी, जब मैं रिपोर्ट दूंगा उसके बाद में कभी चर्चा करेंगे। ये थे राजस्थान के पूर्व राजस्व मंत्री, वो वर्तमान में बायतू विधायक हरीश चौधरी जी। आज बेबाक रूप से उन्होंने हमसे बात की, हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया और किसी भी मुद्दे को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। सबसे बड़ी उन्होंने एक और बात की, 1 साल हो गया, सरकार पूरी तरह विफल रही है। जो काम होने चाहिए, पब्लिक के काम होने चाहिए, किसान आज बिजली के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। आज जैसलमेर में सबसे ज्यादा, बाड़मेर जैसलमेर में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन देश में हो रहा है, उसके बावजूद किसान जो है आज भी बिजली को तरस रहे हैं। ऐसी कई विसंगतियां जिसकी वजह से किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस की राजनीति के बारे में उन्होंने बोला कि कांग्रेस जो है, कहीं आपको लग रहा है लेकिन कांग्रेस पूरी तरह संगठित है, एक है। जहां अशोक गहलोत सचिन पायलट की मुद्दे की बात है, बिल्कुल उन्होंने इसको दरकिनार की इस बात को कि दोनों कई मतभेद है, दोनों एक है। और सचिन पायलट के बारे में उन्होंने कमेंट्स किया कि वो एक कांग्रेस की राजनीति के बहुत बड़े भविष्य के बहुत बड़े ये युवा नेता है और कांग्रेस का बहुत बड़ा भविष्य है। इसके अलावा और भी उन्होंने कई चर्चाएं की। तो आने वाले समय में हरीश चौधरी खुद अपने को बेबाकी से कांग्रेस के एक युवा नेता के रूप में आगे प्रदर्शित करते हुए और हर तरह से कांग्रेस संगठन को एक रखने में और कांग्रेस को आगे लाने में हर तरह से पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है। हरियाणा का इनको जिम्मा सौंपा हुआ है। हरियाणा में जो भी कांग्रेस की हार रही है उसमें भी गहन मनन मंथन कर रहे हैं। तो कुल मिला के हरीश चौधरी जो है आने वाले समय में ये भी बहुत बड़ा कांग्रेस का भविष्य बन सकते हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।